एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसमें बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो यूनिट सेकंड का आज पहला लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग स्टेट ऑफ मैटर का एक अंदर इंट्रोडक्शन और उसका जो डिफरेंट फॉर्म्स चेंजेस इन फॉर्म्स है मैटर की, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट को हम लोग 3 से 4 लेक्चर के अंदर पूरी यूनिट को कवर कर देंगे। तो आज ये पहला लेक्चर है, तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है हमारा टॉपिक। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की स्टेट्स पे जाने से पहले हम मैटर देख लेते हैं कि मैटर क्या क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मैटर। ठीक, तो इसमें क्या है, मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वो ऑक्यूपाई स्पेस, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो क्या होता है, मैटर। अभी आप ये वीडियो फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, टैब में देख रहे हैं, वो क्या है, वो मैटर है। उसमें मास है और वो आपने जहाँ रखा है उसमें वो क्या कर रहा है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैटर है। आपने बुक या कॉपी जो भी ले रखी है वो मैटर है, आपके हाथ में पेन होगी वो मैटर है, आप किसी चेयर टेबल जिस पे बैठे हो सब कुछ मैटर। मतलब एनीथिंग, इस पूरे भी यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होता है, वो होता है मैटर। ठीक, अब एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। मतलब ये जो मैटर बना हुआ है वो किससे बना के मिल के बना हुआ है, एटम्स। जैसे हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती है, सेल्स होती है। हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई, सेल्स। तो और उसका सिंपल हमारा जो कोई भी मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, एटम्स। अब कई सारे एटम्स कंबाइंड होकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ मैटर। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मैटर को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल देखो, कोई भी मैटर, सबसे पहले कोई भी मैटर अगर आपके पास हो तो आप उसको किस क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहला सवाल क्या पूछना है। ठीक, सिंपल सा ऐसे हम सवाल पूछते पूछते मैटर का क्लासिफिकेशन कर देंगे। कैसे, जो मैटर है उसको सबसे पहले देखो कि उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर सिर्फ फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे मिक्सचर, अगर फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। ठीक, पहला क्या सवाल देखना है कि हम उसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। अगर फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो मिक्सचर, नहीं कर सकते तो प्योर सब्सटेंस। फिर अब बात करते हैं कि इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, तो अब फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे मिक्सचर। अब उसको ये देखना है कि उसका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, मतलब सारे कंपाउंड्स एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। अगर उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल हमारा सिरप हो गया। सिरप मतलब एक सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, सब चीज़ एक फेज। होमोजीनियस मतलब एक सिंगल फेज में जितने भी कंपाउंड्स, जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी मिक्सचर के, वो एक सिंगल फेज में। मतलब उसको हम ऐसे विजुअली देख के नहीं बता सकते। जैसे अगर हमारा सिरप होता है, चीनी और पानी को अगर हम मिक्स कर दें तो उसको आप देख के बता सकते हो क्या कि इसमें चीनी कहाँ का है, नहीं बता सकते ना, पूरी तरीके से मिक्स हो गया। वो क्या होता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए। बट यही अगर हम सस्पेंशन या इमल्सन की बात कर लें, सस्पेंशन जैसे हमारा क्या हो गया, वो क्या होता है, उसमें 2 फेज अलग अलग दिखता है, सस्पेंशन हो गया। अब जैसे इमल्सन में हो गया O/W इमल्सन हो गया या W/O इमल्सन हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों फेज आपस में दिखते हैं सेपरेट सेपरेट। तो ये हमारा हेटेरोजीनियस की बात हो गई। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर उसको फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते तो प्योर सब्सटेंस हो गया। अब प्योर सब्सटेंस फिजिकली के बाद उसको देखो, क्या फिजिकली नहीं कर सकते, ये तो फिक्स हो गया। अब क्या उसको केमिकली कर सकते हैं क्या, अगर उसको केमिकली डिकम्पोज किया जा सकता है, यस तो मतलब कंपाउंड्स, अगर नो तो मतलब एलिमेंट्स। और कंपाउंड्स केमिकली डिकम्पोज हो जाएंगे, एलिमेंट्स केमिकली डिकम्पोज नहीं होंगे। केमिकली डिकम्पोज नहीं होंगे मतलब इनका मतलब इनमें नो बॉन्ड, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसमें बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा वो केमिकली डिकम्पोज नहीं होंगे। ठीक, ये किसकी बात हो गई, ये हो गई मैटर और उसका क्लासिफिकेशन। सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा सिंपल सा यही अगर एग्जाम में आता है तो यही चार्ट बना के चले आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के मेनली कितने स्टेट्स होते हैं, 3 होते हैं। क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, अब तीनों को हम लोग एक कंपैरेटिव टेबल फॉर्म में स्टडी करके खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का जो होता है वो वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, सॉलिड का जो वॉल्यूम एकदम फिक्स होता है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। शेप अगर देखें तो अगर कोई भी सॉलिड कंपाउंड होता है, जैसे आपका फ़ोन हो गया, वो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट शेप में है, उसका कोई भी चेंज नहीं होता।
बट लिक्विड का शेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लो वाटर ले लें, तो अगर उसको अभी आपने एक पेप्सी की बोतल में रखा हुआ है ना, या आपने फ्रिज में एक बोतल में रखा हुआ है, तो वो बोतल की शेप में, उसको अगर आप ग्लास में पलट देंगे तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा। फिर उसको अगर आप कटोरी में डाल लेते हैं तो कटोरी की शेप में आ जाएगा। तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वो शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लिक्विड को स्टोर करते हैं वो उसका शेप ले लेता है। ठीक। और गैस का भी कोई भी फिक्स डेफिनेट शेप नहीं होता। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब जैसे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो लीस्ट, मतलब सबसे कम जो स्पेस होता है वो किस में होता है? सॉलिड में। अब लिक्विड में स्पेस लेस होता है, बट क्या होता है? सॉलिड से ज़्यादा होता है। और गैस में मैक्सिमम होता है। ठीक। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। देखो इसको यहीं कवर कर लेते हैं। अब जैसे देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा सॉलिड। अब देखो इसके बीच में स्पेस देखो, सबसे बहुत कम स्पेस है। यहाँ तो बिल्कुल स्पेस है ही नहीं। बट लिक्विड में देखो स्पेस है, बट सॉलिड से कम है, बट सॉलिड से ज़्यादा है। और गैस में देखो कितना ज़्यादा स्पेस है, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पेस है। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या? स्पेस की बात हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसको बोलते हैं। अब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट, कैसे वो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं फोर्स से। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा सॉलिड में मैक्सिमम होता है। लिक्विड में क्या होता है? लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होता है। और गैस में क्या होता है? लीस्ट, मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है? गैस में। ठीक। अब फ्लूइडिटी क्या होती है? एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, मतलब उनको फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? एबिलिटी टू फ्लो। अब सॉलिड क्या फ्लो कर पाते हैं? क्या सॉलिड नहीं फ्लो करते, तो इनकी फ्लूइडिटी नहीं होती, ये कैन नॉट फ्लो। लिक्विड्स फ्लो कर लेते हैं, गैसेस ये भी फ्लो करते हैं, तो ये फ्लूइडिटी इनमें होती है। सॉलिड में नहीं होती, लिक्विड और गैस में होती है। अब कंप्रेसिबिलिटी, क्या इनको कंप्रेस किया जाता है कि नहीं, ये देखते हैं। ठीक। तो सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको कंप्रेस करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएंगे, उनका पूरा शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा। लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस किया जा सकता है, बट गैस को हाईली कंप्रेस, मतलब इनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, जैसे एरोसॉल के कंटेनर्स हो गए, परफ्यूम्स के जो आते हैं कंटेनर्स आते हैं, उनमें इनको एकदम कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक। तो ये क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक। और डिफ्यूजन क्या होता है? कि हाई कंसंट्रेशन के जगह से लो कंसंट्रेशन पे मूव करना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो सॉलिड में क्या होती है? सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी नहीं होती, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? स्लाइटली डिफ्यूज होते हैं। और हमारी जो गैस होती है हाईली डिफ्यूजिबल, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्यूज, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक। तो ये सिंपल सा सॉलिड लिक्विड गैस की एक कंपैरेटिव स्टडी थी, मैटर। ये आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ इसमें नया नहीं है, बस वही सारी चीज़ें हैं, एक बार रिकॉल कर लीजिए। नई चीज़ें अभी आगे आने वाली, तो उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक। अभी इसको थोड़ा फटाफट कवर कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ बता दिया कि ये हो गया सॉलिड का पार्टिकल अरेंजमेंट। देखो कितना स्पेस इसमें कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। लिक्विड में देखो इसमें स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। और गैस इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा। अब देखो जितना ज़्यादा स्पेस हो जाएगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अब गैस के बाद हमारा जो होता है प्लाज्मा होता है, ये आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस होता है। प्लाज्मा क्या होता है? आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस। ठीक। मतलब अगर गैस में थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा, आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस। तो इसमें और ज़्यादा स्पेसेस आ जाते हैं। ठीक। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब यहाँ पे मेन टॉपिक, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से चेंज होते हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर वहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखो सॉलिड है हमारा, सॉलिड को अगर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, मतलब क्या होता है? अगर सॉलिड का टेम्परेचर ना, अगर हम यहाँ पे सॉलिड को क्या किए, यहाँ पे हीट देंगे। ठीक। मतलब सॉलिड का अगर हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा सॉलिड को अगर यहाँ थोड़ा सा हम हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक। सॉलिड को अगर हम हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ाए, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। अगर यही सेम टेम्परेचर हम घटा दिए लिक्विड के साथ, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो वापस फ्रीज होकर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट पे, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है किस में? फ्रीज पे। सेम कंडीशन, अगर लिक्विड को हम और टेम्परेचर बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट पे गया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अगर गैस का टेम्परेचर हमने घटा दिया तो कंडेंसेशन आके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब गैस के साथ, अब देखो सॉलिड लिक्विड गैस, ये दोनों चीज़ें तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे। अब थोड़ा और एक लेवल आगे चलते हैं। क्या है वो? अगर गैस को थोड़ा और हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आयनाइज फॉर्म ऑफ गैस, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक। और अगर गैस को हम क्या करें, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे इसको कूल करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। किसमें? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक।
अब सॉलिड और लिक्विड के इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी होती है? लिक्विड क्रिस्टल। और लिक्विड और गैस की इंटरमीडिएट स्टेज होती है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये आप लोग के सिलेबस में है, इसको अभी हम लोग आगे इसके बारे में एकदम पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर सॉलिड को थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाए मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस में, और गैस का और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो किस में कन्वर्ट हो गया? प्लाज्मा में, ठीक। और अगर लिक्विड को थोड़ा फ्रीज, लिक्विड का टेम्परेचर घटाए, फ्रीज हो गया तो सॉलिड में, गैस का टेम्परेचर घटाए कंडेंस हो गया तो लिक्विड में। और अगर गैस को हम 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। सॉलिड और लिक्विड के इंटरमीडिएट स्टेज लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड और गैस का इंटरमीडिएट स्टेज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। ये चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में, शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये दोनों टॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिक्विड क्रिस्टल और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में हमारा ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे भी कभी कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे या गैस को अगर हम कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आगे बढ़े उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखें, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। हमारा जो ऑर्डर होता है एनर्जी का ऑर्डर, जो अभी हमने जितने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े इसमें एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा में एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद एनर्जी होती है गैस में, उसके बाद एनर्जी होती है लिक्विड में, उसके बाद एनर्जी होती है सॉलिड में, ठीक। उसके बाद एनर्जी होती है किसमें? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे कम एनर्जी किसमें होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें होती है? प्लाज्मा में, ठीक है। और सॉलिड में एनर्जी कम होती है, इसीलिए क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सॉलिड क्या स्टेबल होता है? बहुत ज़्यादा। ये हमने पढ़ा है अभी, तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? सॉलिड। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स आराम से पड़े रहते हैं ना, ज़्यादा इधर उधर उछल कूद नहीं करते। और जिनके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है वो इधर उधर उछल कूद करने लगते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं, सॉलिड की एनर्जी कम रहती है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलो, तो ये हमारी हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे हमारा अगला? अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक। अब यह इस स्लाइड का, इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज देख लें तो यहीं इसके बाद इस लेक्चर को हम लोग एंड अप करते हैं, ठीक। क्या है? सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो डिपेंड करता है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स, मतलब कितने ज़्यादा एटम्स हैं उससे जो जितने एटम्स हैं उससे जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं वो होती हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज। क्या एग्जांपल इसका? मॉलिक्यूलर वेट और मास। मतलब क्या हुआ इसका कि जितना ज़्यादा एटम्स रहेंगे उतना ज़्यादा मास और मॉलिक्यूलर वेट उसका बढ़ेगा, तो ये सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी। अब कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, एटम्स किस तरीके से अरेंज हैं उस पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। अगर मतलब एटम्स का अरेंजमेंट हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो एटम्स के अरेंजमेंट पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा और ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे किसके अंदर आती हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी इससे एमसीक्यूज आपको हर एग्जाम में ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक। तो क्या है ये? प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्पीसीज और पार्टिकल्स। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं कि किसी भी एटम्स या सॉल्यूशन में या किसी भी कंपाउंड में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, उस पर जो डिपेंड करती है सॉल्यूशन में कितने ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उस पर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो कौन सी होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम याद कर लीजिए, आपको एकदम जुबान पे होने चाहिए। आप लोग 11th में भी इसको 12th में पढ़ के आए होंगे, बट यहाँ फिर से एक बार इसको एकदम अच्छे से जुबान पर लगा लीजिए। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ये कितनी है? 1 2 3 4, ये 4 प्रॉपर्टीज आप लोग एकदम अच्छे से याद करके रख लीजिए। अब अगला जो है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ये जो टाइप्स है ये अलग किस बेसिस पे है? ये बेसिस करता है वॉल्यूम। ये जो टाइप है ये वॉल्यूम, मतलब क्या है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये आपको अभी भी आगे अगर आप लोग जीपैट पे जाएंगे या एमसीक्यू की कहीं भी सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो आज यहाँ पे उसको क्लियर करते हैं। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल हो गया टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, वो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो उसको कौन कौन सा है? मास, लेंथ, वॉल्यूम, ठीक। ये तीनों
हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले हमने आज के इस वीडियो में मैटर देखा, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देख लिया। फिर हमने क्या देख लिया, सॉलिड लिक्विड गैस और उसका एक कंपैरेटिव स्टडी देख ली। ठीक है, और उसके बाद हमने चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे चेंज होता है वो सारी चीज़ें देख लिया, और हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देख लिया। ठीक, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 3 से 4 लेक्चर के अंदर ये पूरी यूनिट आपकी बाइंड अप हो जाएगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो इससे, और इस नोट्स के अलावा आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स या कुछ भी चाहिए हो, फार्मेसी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत हो, तो आप ग्रो ऑफ फार्मा के टेलीग्राम चैनल को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। और अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या डेली क्विजेज और भी क्वेश्चंस कुछ भी देखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं ग्रो ऑफ फार्मा पे, और यूट्यूब चैनल पे तो आप हमें देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और भी किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आपको जल्दी और क्या चाहिए वो हमें आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।